नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। देश के मशहूर फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट के अग्रवाल का कल देर रात कोरोना से निधन हो गया। डॉक्टर के अग्रवाल कोरोना से जंग हारने वाले कोई पहले डॉक्टर नहीं है। ऐसे डॉक्टरों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन आज हम इनकी मौत पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों डोज ले ली थी। वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद करीब 1 महीने के बाद वो कोरोना से संक्रमित हुए और फिर कल रात अचानक उनके जाने की खबर भी आ गई। उनके जाने का दुख हम सबको है। उनके जाने के साथ साथ वैक्सीन की उपयोगिता और इसके प्रभाव पर सवाल खड़े होने लगे हैं। साथ ही मेडिसिन के ओवरडोज और एग्रेसिव डोज ऑफ मेडिकेशन की बात भी सामने आ रही है। मरीज कोरोना से कम और मेडिसिन के एग्रेसिव डोज के कारण ज्यादा मर रहे हैं, इस तरीके की बातें भी अब होने लगी है। इसके अलावा एक सवाल प्लाज्मा थेरेपी पर भी है, जो हम आज डॉक्टर राजेश भारद्वाज से हम बात करेंगे। इस पर आज हम इन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे और जवाब देने के लिए हमारे पास डॉक्टरों का एक पैनल है, जिसमें कि डॉक्टर राजेश भारद्वाज हैं, ईएनटी सर्जन है, डॉक्टर संजय राउत है, सदस्य कोविड टीम के आनंद अस्पताल मेरठ में, डॉक्टर विवेक अग्रवाल कोरोना रिसर्च के हैं और डॉक्टर अनु गर्ग एमडी हैं, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। लेकिन इनसे बातचीत शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। कोरोना जैसी महामारी से देश लगातार जूझ रहा है। हालांकि कोरोना के मरीज बड़ी मात्रा में स्वस्थ भी हो रहे हैं, लेकिन संक्रमितों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। और कोरोना से होने वाली मौतों की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन के बाद जो मौतें हुई हैं वो निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, क्योंकि कुछ बड़े डॉक्टर्स का निधन भी वैक्सीन लेने के बाद हुआ है। इसके बाद से लोगों में वैक्सीन लगवाने को लेकर भी संशय बना हुआ है। आपको बता दें, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली जो खबर है वो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, देश के जाने माने डॉक्टर के अग्रवाल का निधन। आपको बता दें, देश के मशहूर चिकित्सक के अग्रवाल का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। लोगों को जो बात परेशान कर रही है वह यह है कि उनको वैक्सीन की दोनों खुराक लगाई गई थी। और इस विषय पर वेदांता हॉस्पिटल के चिकित्सक अरविंद कुमार ने कहा है कि कई कारण हो सकते हैं, इनसे पूरी तरीके से टीकाकरण के बाद भी संक्रमण हो जाए। उन्होंने कहा कि इस पर शोध की जरूरत है। हालांकि इसी के साथ उन्होंने 3 कारण बताए जिस कारण से वैक्सीनेशन के बाद भी मृत्यु हो सकती है। डॉक्टर कुमार ने कहा कि वैक्सीन लगवा चुके जिन लोगों का निधन हुआ है उनकी पिछले साल से तुलना करें तो एक बात तो साफ है, इस बार मृतकों की संख्या कम है। हमने फेज 3 के ट्रायल्स में मृत्यु दर 0% मानी थी, मगर हकीकत अलग नजर आ रही है और इसके कई कारण हो सकते हैं। अब हमारे पास एक बाइट आई है, एक प्रतिक्रिया है डॉक्टर निशीत सूद की, जो कि लंदन में है और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। मेडिकेशन के ऊपर उनका रिसर्च है, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी है। उनकी बात को पहले सुनते हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ सवाल हैं, उन सवालों को लेंगे, फिर उन्हीं सवालों पर अपने एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। पहली बात ये कि हम लंदन में कोई भी माइल्ड केस जिसको सिर्फ फीवर कॉफ है पर कोई सांस लेने में तकलीफ़ नहीं है और जिनका ऑक्सीजन लेवल 94 से ऊपर है, उनको हम सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पैरासिटामोल दे रहे हैं फीवर के लिए और उनका ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर कर रहे हैं। हम उन्हें कोई स्टेरॉइड नहीं दे रहे, हम उन्हें कोई भी एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, प्लाज्मा, रेमडेसिविर, टोक्लिजुमाब ऐसी कोई दवाई नहीं दे रहे हैं, ना हम उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर रहे हैं। उनको सिर्फ हम एक पल्स ऑक्सीमीटर के साथ घर वापस भेजते हैं और 99% लोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं इसी उससे। और अब इसी अप्रोच से यहाँ पे कोविड ऑलमोस्ट अब ख़त्म ही हो गया है। जो सेकंड ग्रुप है, जिनमें जो 1% लोग हैं जिनको अभी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उनको भी हम थोड़े टाइम के लिए ही स्टेरॉइड देते हैं। सेकेंडली मिस्टर अग्रवाल की जो इन्होंने रिसर्च करी है, मैंने देखी है, वो बहुत ही अच्छी है, उसमें बहुत स्कोप है, हमें उसे आगे स्टडी करना चाहिए। कि जो ये कह रहे हैं कि आप स्टेरॉइड मत दीजिए, आप कुछ भी मत दीजिए माइल्ड केस में, और पैरासीटामोल भी सिर्फ हाई फीवर के लिए दीजिए, इसके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि स्टडी करी जाए और इसके बाद इसको हम फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो डॉक्टर के अग्रवाल की मौत के बाद बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली थी और दोनों डोज लेने के बाद वो फिर से संक्रमित हुए और संक्रमित होने के बाद रिकवर भी कर रहे थे। कल 2:09 तक दोपहर में 2:09 तक वो सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, वो लाइव कर रहे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, क्या है इसकी वजह? इसके बाद से जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो पहले सवाल अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं, उसके बाद इन सवालों का जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों की मौत कैसे हो रही है, पहला सवाल ये। दोनों वैक्सीन के अग्रवाल
और भी बहुत सारे हमारे पास सवाल हैं। हम अपने डिबेट के बीच में इन सवालों को लेते रहेंगे। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम करेंगे विवेक अग्रवाल जी आपसे, जो कि कोरोना पे रिसर्च कर रहे हैं। हमारे साथ अनु गर्ग एमडी अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर राजेश भारद्वाज हमारे साथ हैं, ENT सर्जन हैं। और डॉक्टर संजय जैन, सदस्य कोविड टीम मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का सबसे पहले स्वागत। और विवेक जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और शुरुआत करूँगा आपसे चर्चा की। और सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि डॉक्टर के अग्रवाल, जो कि मशहूर फिजिशियन थे, मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट थे, और कोविड के प्रति हमेशा जाने से पहले तक वो लगातार लोगों को शिक्षित भी कर रहे थे, लोगों को सजेशंस दे रहे थे, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थे। लेकिन आखिरकार कोरोना से जंग वो हार गए। आमतौर पे ऐसा कहा गया है कि, और ऐसा लोग मानने लगे हैं कि आप अगर वैक्सीन का दोनों डोज ले लिए हैं, आपने अगर दोनों डोज ले लिए हैं, तो आप ज़्यादा सुरक्षित हैं। और इसके जो ट्रायल हुए थे, थर्ड फेज के जो ट्रायल थे वैक्सीन पे, उसमें 100% इसका रिजल्ट था। किसी भी की मौत नहीं हुई थी। लेकिन ये इन मौत, हालांकि और भी कुछ लोग हैं जिनकी मौत दोनों डोज लेने के बाद हुई थी, लेकिन डॉक्टर के अग्रवाल के मौत की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये डॉक्टर थे और वो सारे प्रिकॉशन ले रहे थे, वो सारी चीज़ों से अनभिज्ञ नहीं थे, वो किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं कर रहे थे, फिर भी उनकी जान चली गई। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है और आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है? क्या वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, व्यक्ति की जान जा सकती है? और क्या वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं आपसे अब जानना चाहूंगा। विवेक जी। बात ये है मुकेश जी कि ये समस्या वैक्सीन की नहीं है, ये वही समस्या है जिसके कारण पहले भी लोगों की डेथ हो रही थी और आज दो वैक्सीन लिए 1.5 महीना 2 महीना हो गया और उनकी भी डेथ हो रही है। तो समस्या वास्तव में वैक्सीन के उपचार में, जो कोरोना का तथाकथित उपचार दिया जा रहा है, समस्या वहां है। आज वैक्सीन विश्व भर में लोगों को अच्छी प्रोटेक्शन दे रही है, परंतु भारत में क्यों फेल हो रही है, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर वही छुपा है कि जो आज हम कोविड के केसेस में, जो हम आरंभ में उनको औषधियां देते हैं, दवाइयां देते हैं, हैवी डोजेज ऑफ पैरासीटामोल। यदि आप कोई भी रिसर्च करें इंटरनेट पर, यदि कोई भी आप इसको ढूंढने की कोशिश करें कि क्या वायरस इन्फेक्शन में आपको बुखार को, ज्वर को, फीवर को नीचे करना ठीक है, तो आप देखेंगे कि सारा लिटरेचर, सारी मेडिकल साइंस केवल एक बात बताती है कि वायरस इन्फेक्शन में यदि आप फीवर को नीचे करोगे तो न केवल बीमारी लंबी होगी बल्कि डेथ्स भी बढ़ जाएंगी। तो अब पता नहीं क्या कारण है कि सारे विश्व के और भारत में तो बहुत एग्रेसिव ढंग से लगातार फीवर उतारने की दवाइयां दी जा रही है। अब इसका जो, अगर इसको डिटेल में जाया जाए तो समझिए कि जब हमारी बॉडी में कोई वायरस पहचानती है हमारी बॉडी, तो हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, साइटोकाइन छोड़ता है। अब जब वो साइटोकाइन छोड़ता है और फीवर उससे बढ़ जाता है, तो उसके बाद फीवर ने, ज्वर ने ही उन साइटोकाइंस को हमारे शरीर से समाप्त करना होता है और हमारे जो मैक्रोफेजेस साइटोकाइन छोड़ रहे थे वो भी आगे छोड़ना बंद कर देते हैं। तो हम सबसे पहली गलती करते हैं ज्वर उतारने से, और उसके बाद पैरासीटामोल की हैवी डोजेस दे देकर यहाँ तक भी हो रहा है कि लोग 6-6 घंटे में, क्या 4-4 घंटे में 650 mg ले रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि हमारे शरीर में एक एंटीऑक्सीडेंट तत्व है GSH, जिसका पूरा नाम है ग्लूटाथियोन। उसकी कमी होने से शरीर में अनेक प्रकार की इन्फ्लेमेशन, खून जमना, और खून जमने से अचानक हार्ट अटैक आ जाना, ऐसी स्थितियां बन रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये समस्या वैक्सीन की नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद भी यदि हम वही गलती करेंगे, वही दोहराएंगे, उसी प्रकार की मेडिसिन, व्यर्थ के एंटीबायोटिक लेंगे। विवेक जी, आप जो कह रहे हैं, मैं आपकी बात पे, चूंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं इस पे कोई सवाल, आपके सवाल पे कोई क्रॉस क्वेश्चन में नहीं करूंगा। हमारे साथ दूसरे जो पैनल के डॉक्टर हैं, राजेश भारद्वाज जी, संजय जी, अगर आपको लगता है कि विवेक जी सही कह रहे हैं तो ठीक है, अगर लगता है कि नहीं, विवेक जी की बात में कुछ ऐड ऑन होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल आप सभी पैनलिस्ट से ये है कि के अग्रवाल की हम बात करें, के अग्रवाल भी डॉक्टर थे, जाने माने डॉक्टर थे, पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल थे। और जो बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर ये सही है तो वो उनको भी जानकारी होगी इसकी। और मुझे नहीं लगता है कि मेडिसिन के एग्रेसिव डोज के कारण डॉक्टर अग्रवाल की मौत हुई है। उनकी मौत
पे सवाल इसलिए उठ रहा है, उनकी मौत पे सवाल नहीं उठ रहा है, उनकी मौत के बाद से वैक्सीनेशन की उपयोगिता पे सवाल उठ रहा है। क्या उपयोगी है वैक्सीन, क्या वैक्सीन लेने के बाद भी हम सुरक्षित हैं या नहीं, इस पे सवाल उठ रहा है। और विवेक जी, मैं यही जानना चाह रहा था, लेकिन मैं डॉक्टर राजेश भारद्वाज के पास जाना चाहूंगा और यही सवाल जो है मैं अनु गर्ग जी से भी करूंगा कि क्या वैक्सीन सुरक्षित है, क्या वैक्सीन लेने के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ अब मुझे कोरोना नहीं होगा, यदि होगा भी तो माइल्ड इन्फेक्शन होगा जो कि पैरासीटामोल से या दूसरी छोटी मोटी दवाइयों से ठीक हो सकेगा। पहले अनु जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप क्या कहेंगे, क्या जो वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड है और अब तो स्पुतनिक भी आ गई है, क्या आपको लगता है कि वैक्सीन कारगर है कोरोना के इलाज में, कोरोना से बचाव में? अनु गर्ग जी। नमस्कार जी अनु जी। मुकेश जी, आपका बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। जी। मैं बाकी पैनलिस्ट को अच्छे से सुन नहीं पा रही हूँ। मैं बिल्कुल भी मिस्टर विवेक अग्रवाल की जो एक्सप्लेनेशन थी वो मैं सुन नहीं पाई। लेकिन मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वैक्सीन के बारे में जी। वो ये है कि वैक्सीन इम्पोर्टेंट है। ओके। वैक्सीन से इम्यूनिटी बढ़ती है। आई अंडरस्टैंड कि डॉक्टर अग्रवाल का निधन हुआ एंड आई फील हार्टेडली वेरी वेरी सॉरी अबाउट इट। मैंने खुद ने दो डोजेस ऑफ मोडर्ना ली है और वैक्सीन लेने के बाद मैं खुद बीमार हुई। दो दिन के लिए दोनों बार थोड़ी ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हुई मुझे, फीवर भी हुआ। उसको कैसे कॉम्बैट करेंगे उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जी। वैक्सीन लेने के बाद प्रॉब्लम ये है कि हम सब अपनी तबीयत का अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं और बहुत जल्दी पैनिक होते हैं, बहुत हाई डोजेस में पैरासीटामोल लेते हैं और बाकी एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं, जिससे बॉडी का जो बैलेंस्ड मैकेनिज्म है वो खराब होता है। It is not the vaccine, but it is the way we take care of ourselves because of which we are dying. ये बात तो आप सही कह रही है, लेकिन ये तो सामान्य जो व्यक्ति है उसके लिए, जिसको जानकारी नहीं है, जो डॉक्टर की सलाह नहीं ले रहा है, वो अगर अपने इस तरीके की बात करता है तो वो समझ में आती है बात। लेकिन डॉक्टर के अग्रवाल तो इन चीज़ों को जानते होंगे ना, वो तो खुद एक फिजिशियन थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे और लोगों को सलाह देते थे सोशल मीडिया पे। रोज़ उनका मेड बुलेटिन जो है वो सोशल मीडिया पे देते थे और इसी तरीके की सलाहें जो आप अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरीके की बात वो करते थे, तो निश्चित तौर पर खुद भी पालन करते होंगे इसका, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ, चूंकि वैक्सीन का दोनों डोज उन्होंने लिया हुआ था, फिर भी वो, तो क्या लगता है, मैं राजेश भारद्वाज जी, क्या आप कहेंगे कि क्या जो के अग्रवाल जी हैं, क्या अपना ख्याल नहीं रखते थे या जो सलाह दूसरों को देते थे उस पर खुद अमल नहीं करते थे? क्या जिस तरीके की बात डॉक्टर अनु जी कह रही हैं आप सहमत हैं उससे? राजेश जी। के लिए बहुत बड़ा लॉस है ये। डॉक्टर के अग्रवाल बहुत ही लव्ड और रिस्पेक्टेड फिगर थे हमारे, और बहुत ही उन्होंने एजुकेट और नॉलेज बांटी लोगों में। हज़ारों करोड़ लोग उनके वीडियोस देख के जानकारी प्राप्त करते थे कि ये बीमारी कैसी है। और रही बात वैक्सीन की, हाँ मैं मानता हूँ दोनों डोज मिली हुई थी, लेकिन हम ये जानते हैं कि दोनों डोज लेने के बाद भी एक कॉन्सेप्ट है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का। ये तो अभी कोविड के टाइम भी नहीं, पुराने जो वैक्सीन हैं उसमें भी हम देखते थे कि बच्चों को चिकन पॉक्स का वैक्सीन दिया और बच्चों को कभी कभी चिकन पॉक्स हो जाता था बावजूद वैक्सीन लिए। हमने मम्स का वैक्सीन लिया है, लेकिन थोड़ी 10, 11, 12 साल में मम्स की इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन ये देखा गया था कि जब वो इन्फेक्शन होती है इनको बड़ी माइल्ड इन्फेक्शन होती है। इस वैक्सीन के साथ जितने भी वैक्सीन चल रहे हैं इनके साथ भी जैसे आपने देखा, हर वैक्सीन की इफेक्टिवनेस बताई जाती है कि इट इज़ सक्सेसफुल 87%, 90%, 93%, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का ट्रायल किया और कौन सा वैक्सीन है। कोई भी वैक्सीन मेकर ये क्लेम नहीं कर रहा कि हमारा वैक्सीन 100% सेफ है, सिक्योर है, कि 100% बीमारी को हटाएगा। हमने ये भी देखा है कि वैक्सीन लेने के बावजूद ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस होती हैं, हमारी कंट्री में ही नहीं बाकी की कंट्रीज़ में भी होती हैं। उसमें वेरियस फैक्टर्स होते हैं और अनफॉर्चुनेट है कि कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं। वैक्सीन के बाद हमने ये ज़रूर एक दावा किया था कि डेथ नहीं होगी, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है कि हम इस कंट्री में खासकर दोनों डोज के बाद भी डेथ देख रहे हैं। उसके कारण हमको ढूंढने पड़ेंगे और उसमें ये है, शायद अगर हम जीनोमिक सीक्वेंस कराएंगे इस न्यू म्यूटेंट स्ट्रेन का तो पता चलेगा, शायद हमको वैक्सीन में थोड़ा सा शायद बदलाव करना पड़ेगा ताकि वैक्सीन और असरदार हो इस न्यू स्ट्रेन के खिलाफ।
बिल्कुल। डॉक्टर संजय जैन जी, मैं आपसे भी यही सवाल करूंगा कि क्या जिस तरह से डॉक्टर राजेश भारद्वाज कह रहे हैं कि 100% इफेक्टिव है या नहीं है, इस बारे में दावा नहीं करते, कोई भी वैक्सीन कंपनी नहीं कर रही, लेकिन ये दावा तो सब कर रहे थे कि ये 100% सुरक्षित है। अगर ये 100% सुरक्षित होने का दावा अगर कर रहे हैं तो क्या के अग्रवाल की मौत जो है, क्या वैक्सीन के कारण नहीं हुई या वैक्सीन लेने के बाद 100% सुरक्षित नहीं हुए उसके कारण हुई? देखिए, ये बड़े दुख की बात है और हम सबके लिए एक बहुत ही विचार का प्रश्न है कि हमारे एक तरह से पूजनीय श्री के अग्रवाल जी का निधन आखिर क्यों हुआ वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद। जी। ये बहुत बड़े प्रश्न खड़ा करता है। और जहां तक देखिए वैक्सीन की बात है, पूरी तरह से पूरी दुनिया में कोई भी निश्चित तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। शुरू में ये कहा गया था कि वैक्सीन से बहुत इफेक्टिव होगी और इसको लेने के बाद कम से कम मृत्यु तो नहीं होगी या बीमारी गंभीर नहीं होएगी, लेकिन ऐसा भी बहुत देखने में आ रहा है। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स भी और भी ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हुई है। तो पूरे विश्व में ये कहना लगभग असंभव है आज की तारीख में कि वैक्सीन के क्या परिणाम होने वाले हैं। मेरा कहना यह है कि खाली वैक्सीन ही एक उपाय नहीं है अपनी रक्षा करने का। हालांकि आज हमारे सामने वैक्सीन के अलावा कोई और उपाय नहीं है, परंतु हमें बहुत गहराई में जाना होगा हर बात की। वैक्सीन जो है एक जर्म स्पेसिफिक और उसमें भी एक स्ट्रेन स्पेसिफिक आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। जर्म म्यूटेट कर सकता है। वैक्सीन बनाई तो जाती है किसी एक स्ट्रेन के लिए, बिल्कुल, लेकिन अगर ये किसी और स्ट्रेन के लिए काम कर भी रही है तो ये तो एक भाग्य की बात है। तो पूरी तरह से वैक्सीन पे हम डिपेंडेंट होके ही सब बात नहीं कर सकते। बहुत गहराई में हमें और बातों पे जाना होगा। डॉक्टर के अग्रवाल जी तो एक तरह से कोरोना गुरु कहे जाते थे और बहुत ही उनका जबरदस्त योगदान था पूरे भारतवर्ष के लिए कि वो समय समय पर आकर अपनी वीडियो से शिक्षा दिया करते थे। और ये मानना भी गलत होगा कि उन्होंने अपने जीवन में वो चीजें फॉलो नहीं की होंगी। तो बहुत सारी बातें हैं कि क्या ट्रीटमेंट है। देखिए, आज की तारीख में हमें ये भी कहना पड़ेगा, खासतौर से के अग्रवाल जी की डेथ के बाद, कि शायद हमारे पास कोई ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट नहीं है कि हम अपनी इतनी प्रीशियस जानें भी नहीं बचा पाए हैं। तो हमें इंटीग्रेशन की तरफ सोचना होगा। और क्या तरीके हैं जीवन बचाने के, इन जैसे आयुर्वेद है या आयुष है, उन सबको जीवन। एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपको, मॉडर्न मेडिसिन में फर्स्ट वीक जो बीमारी का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सब जानते हैं किसी भी प्रोटोकॉल में फर्स्ट वीक के लिए हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो कुछ है वो गलत दिया जा रहा है, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो, चाहे वो एंटीवायरल्स हो, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, फेबिफ्लू, इन सबका कहीं कोई ये बात इंडिकेशन नहीं है। डॉक्टर संजय, ये बात बड़ा अजीब है। मतलब एक डॉक्टर, चूंकि जो भी मेडिसिन दी जा रही है डॉक्टरों के द्वारा दी जा रही है, अब एक डॉक्टर आके कह दे कि ये मेडिसिन खा लो, दूसरा डॉक्टर कह दे कि ये मेडिसिन मत खाओ, इस मेडिसिन से जो है रिएक्शन हो रहा है, इस मेडिसिन के कारण जो है जान जा रही है, इस मेडिसिन के कारण जो है दूसरे रिएक्शन हो रहे हैं, तो फिर आदमी विश्वास किस पे करे? एक लेमैन की तरह मान लीजिए मैं हूं, अगर मुझे कुछ होता है तो मैं तो डॉक्टर के पास जाऊंगा, जो हमारे पास के डॉक्टर हैं, मैं उनकी डिग्री देखूंगा, जो कहाँ से पढ़े हैं, वो अच्छे अगर कॉलेज से पढ़ के आए, अच्छे हॉस्पिटल में हैं, तो उनकी सलाह तो मैं मानूंगा। लेकिन फिर दूसरे दिन के बाद दूसरे डॉक्टर आएंगे, बोलेंगे उन्होंने आपको गलत मेडिसिन दी थी। आखिर चुनाव कैसे करें, जो कौन से डॉक्टर सही है, कौन सी दवा सही है, आदमी कैसे चुनाव करे? मेरा आपको यही कहना है कि जो भी स्टैंडर्ड के प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि अगर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से कोई प्रोटोकॉल आता है, CME इंडिया की तरफ से कोई प्रोटोकॉल आता है, उन किसी भी प्रोटोकॉल में ये दवाएं नहीं है, सबने मना किया है। लेकिन आप किस दवा की बात कर रहे हैं? जी, आप किस दवा की बात कर रहे हैं? पैरासीटामोल की कर रहे हैं या दूसरी की? नहीं, मैं पैरासीटामोल के अलावा की बात कर रहा हूं, जैसे कि आइवरमेक्टिन, फेबिफ्लू, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड इवन स्टेरॉइड। ये 5 दवाएं हमारे डे 1 के प्रेस्क्रिप्शन में पूरे भारत में लिखी जा रही हैं। इसका एक कारण यह है कि चूंकि और कुछ है नहीं, तो शायद हमारे बहुत से डॉक्टर सोचते हैं कि कुछ तो देना ही है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि जितने भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, उनके अंदर इन दवाओं को नहीं देना चाहिए। पहले वीक में हमारी इम्यूनिटी काम कर रही होती है, उस इम्यूनिटी को हमें किसी हालत में हैम्पर नहीं करना चाहिए। ये प्रिंसिपल है, और अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो शायद हमारी डिजीज मॉडरेट और सीवियर की तरफ नहीं जाएगी। इसका उल्लंघन हो रहा है पूरे भारत में, बिल्कुल जाने या अनजाने। बिल्कुल विवेक जी आप शायद सहमत होंगे, आप भी इसी तरीके की बात करें कि एग्रेसिव यूज ऑफ मेडिसिन, इसके कारण जो है लोग ज़्यादा गंभीर रूप से हल्के फुल्के बीमार जो हैं वो जब इलाज कराने के लिए जाते हैं और इतना ज़्यादा डर जाते हैं, तो डर के कारण जो है मेडिसिन का एग्रेसिव यूज करने लगते हैं और फिर जो है वो गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं और आखिर में बहुत सारे लोग जो हैं केवल एग्रेसिव यूज ऑफ मेडिसिन के कारण जो है अपनी जान भी गंवा देते हैं। विवेक जी,
प्रतिवर्ष कोरोना आने से पहले भी पूरे विश्व में 6 से 8 लाख लोगों की मृत्यु होती थी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस यानी कि वायरल इन्फेक्शन से। इस बार क्या हुआ कि पूरे विश्व में एक भय का वातावरण बन गया। वो भय के कारण हम लोग एग्रेसिव हो गए। हम लोग, आपको ध्यान होगा, पहले जो वायरल फीवर थे, डेंगू था, चिकनगुनिया था, हम कोई ज्यादा दवाई नहीं देते थे। सब मान के चलते थे कि इसमें दवाई का कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। और अब क्या हो रहा है, हम एक छपा हुआ पर्चा सबके हाथ में पकड़ा रहे हैं। आप किसी से भी बात कर लीजिए, और अब तो गांव गांव में वही कोरोना किट पहुंच गई है, वही एजिथ्रोमाइसिन, वही डोलो-650, वही आइवरमेक्टिन, वही फेविफ्लू। और आप देखेंगे कि गांवों में भी अब डेथ तेजी से हो रही है, बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है। तो मैं इसमें एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहता हूँ कि पता नहीं क्या कारण है, मेरे डॉक्टर मित्र जो साथ बैठे हैं मुझे क्षमा करेंगे, कि जो ऑफ लेट रिसर्चेस आई, जो शोध आए पिछले 15-20 वर्षों में, मेडिसिन ने उसको अपने प्रिस्क्रिप्शन में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। उससे क्या हो रहा है कि आज हमें ये पता है कि हमारा एजिथ्रोमाइसिन या हमारा डॉक्सीसाइक्लिन हमारी इम्यूनिटी को किस प्रकार नुकसान पहुंचा रहा है। और यदि हम ऐसे रोग में जिसमें हमारी इम्यूनिटी में लड़ना है, उसमें हम इम्यूनिटी को पूरा ही नष्ट कर देंगे। डॉक्टर अनु गर्ग हमारे साथ हैं, यूएसए से जुड़ी हुई हैं, उनसे हम एक बार फिर से एक सवाल पूछेंगे। अनु जी, जिस तरीके से भारत, यूरोप और अमेरिका में अगर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर बात करें, तो वहां पर सवाल ये उठता है कि भारत में अगर आप जाते हैं इलाज कराने के लिए, तो डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही लंबा लिखते हैं। कम से कम जो है 5 से 7 दवाइयां तो होती हैं, लेकिन जिस फ्लू के लिए 5 से 7 दवाइयां इंडिया में लिखी जाती हैं, यूरोप और अमेरिका में उसके लिए बहुत कम दवाइयां लिखी जाती हैं। या एक डॉक्टर, तो डॉक्टर निशित जिनकी बात हम कर रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि हम लोग इसके लिए दवा ही नहीं लिखते। क्या सच्चाई है? बिल्कुल ये करेक्ट है। मुझे यहाँ पर तकरीबन कोई 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। मैं एमडी पीडियाट्रिक्स हूँ और मेरी ट्रेनिंग तो डेफिनेटली बाकी फील्ड्स में भी रही है। और हम जब भी वायरसेस को एनकाउंटर करते हैं तो हम यही बात कहते हैं कि देखिए, बुखार आएगा, अगर 100.4 से ऊपर है तो ही टाइलेनॉल लीजिए, यानी एसिटामिनोफेन पैरासिटामोल लीजिए। दूसरी बात कि पैरासिटामोल की डोज बहुत ही कम रहती है, अडल्ट डोज 325 मिलीग्राम है। बिल्कुल। तीसरी बात ये कि हम ये कहते हैं कि जब आप घर जाएं तो ढेर सारा पानी पीजिए, गेटरेड पीजिए, नारियल पानी पीजिए, बेरीज खाइए क्योंकि बेरीज इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, विटामिन सी लीजिए। कोरोना में हमने, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा कि जब हम विटामिन सी 2000 मिलीग्राम एवरी डे लेते हैं और ये सब चीजें करते हैं तो कोरोना से परेशानी नहीं होती है। ब्रीदिंग डिफिकल्टी के लिए हमने आयुर्वेद से सीखा, सहज योग से सीखा कि जब अजवाइन को आप भाप लेकर लेते हैं और उसके बाद उसको बॉईल करके स्टीम लेते हैं तो कोरोना गायब हो जाता है सिस्टम से, साइनसेस से चला जाता है, लंग्स से चला जाता है। तो ये ट्रीटमेंट क्या आप वहाँ अपने पेशेंट्स को, आप ये ट्रीटमेंट आप अपने पेशेंट्स को देती हैं कि ये आयुर्वेद का ट्रीटमेंट है? हमने यूएस में सभी पेशेंट्स को यही ट्रीटमेंट दिया है कोरोना के टाइम पर। और हम 3 लोकेशंस में कवर करते हैं और हमारे किसी पेशेंट ने हमसे ये सवाल नहीं किया कि अजवाइन क्यों। हमने उनको समझाया कि जब अजवाइन की स्मोक ली जाती है तो जो वायरस है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। हम यहाँ पर हीपा वायलेशन है, पेशेंट्स को सामने नहीं ला सकते, लेकिन हम अपने क्लिनिक के जितने भी सीईओ हैं या जितने भी हाई रिस्क मैनेजर्स हैं जिनके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स को हमने ट्रीट किया है, हम उनको सामने ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यही ट्रीटमेंट बताया है और इससे बहुत सक्सेस मिली। कोई भी पेशेंट हमारा 3 दिन से ज्यादा बीमार नहीं रहा, हम खुद 4 दिन से ज्यादा बीमार नहीं रहे। और हमने ये बात देखी कि जब हम पैरासिटामोल लेते हैं तो क्या होता है कि जो विवेक अग्रवाल जी की रिसर्च बताती है, ग्लूटाथायोन कम हो जाता है। जब ग्लूटाथायोन कम हो जाता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हम अपने आप बढ़ा देते हैं। फिर हम ऊपर से जब ये इतनी एग्रेसिव मेडिकेशंस लेते हैं, जैसे हमने डॉक्सीसाइक्लिन ली, एजिथ्रोमाइसिन ली या बाकी एंटीबायोटिक्स ली, तो हमने क्या किया, गट इम्यूनिटी कम कर दी, इनफैक्ट खत्म कर दी। उसके बाद क्या होता है कि और भी इम्यूनिटी बिल्कुल चलती नहीं है बॉडी के अंदर,
तो अब वायरस क्या होगा, बलवान हो जाएगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी और बढ़ जाएगी, जो आपके फीवर है वो तेज ताप में बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ऐसे में आप और ज्यादा पैरासिटामोल लेंगे, और ज्यादा ऑक्सीजन वगैरह लेंगे, जिस सब की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम पहले ही अपनी तबीयत का ख्याल रखें, विटामिन सी लें, बेरीज लें, गेटरेड पिएं जो इलेक्ट्रॉल के नाम से इंडिया में आता है, तो पहले और अजवाइन धुनी लें, तो पहले 3 दिनों में ही कोरोना का खात्मा किया जा सकता है बहुत आसानी से। बिल्कुल, काफी अच्छा उपाय बताया। मुझे लग रहा है कि जो दर्शक सुन रहे होंगे, बिल्कुल अनु जी आपने बहुत अच्छी बात बताई है, और मुझे लगता है जो भी दर्शक सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उन्हें इसका फायदा जरूर होगा। मैं राजेश अग्रवाल जी और संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से अनु जी कह रही हैं, आप क्या सहमत हैं? आपको लगता है कि इसी लाइन पर ट्रीटमेंट होना चाहिए या शुरुआत होनी चाहिए? राजेश जी, राजेश भारद्वाज जी, आपने 2 मुद्दे उठाए थे जब ये प्रोग्राम शुरू किया था। 2 चीजें थी जी, था वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं, वैक्सीन कारगर है कि नहीं। बिल्कुल, तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, इजराइल और यूके ने जो वैक्सीनेशन ड्राइव सबसे ज्यादा आगे बढ़ाई है, अमेरिका ने बढ़ाई है, उनके सिटीजन्स फाइनली मास्क उतार दिया है, सोशल गैदरिंग्स में जा रहे हैं, सेफ हैं, और इन्फेक्शन रेट तकरीबन 0 के मुताबिक हो गया है। दूसरी बात आपने उठाई थी इलाज की, और उसमें आपने एक बहुत अहम सवाल पूछा था कि पेशेंट क्या करे, कहाँ जाए, किसका विश्वास करे। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, 3 हैं जगह जहां पर क्रेडिबल, लेटेस्ट, अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। कोई भी मरीज, कोई भी इंसान जा सकता है नेट पे सर्च करके, और वो है ICMR, एम्स और WHO। WHO डेली अपडेट करता है अपनी कोविड नॉलेज, अपनी कोविड इंफॉर्मेशन, कौन सी दवाई कारगर है, कौन सी दवाई लेनी चाहिए, कौन सी डिजीज को उसने 3 कैटेगरी में डाला है, नॉन सीवियर, सीवियर और क्रिटिकल, और हर कैटेगरी के बारे में कौन सी दवाई लेनी चाहिए। WHO ने अपनी वेबसाइट में बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है। बीमारी के इलाज के लिए, लेकिन सर WHO पे भी तो सवाल उठ रहे हैं। WHO ने पहले प्लाज्मा थेरेपी को कहा था, ओके किया था, लेकिन अब प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी सवाल उठ रहे हैं, उसको भी दरकिनार किया जा रहा है। आपसे मेरी बात भी हुई थी, आपने भी कहा था जो प्लाज्मा थेरेपी ठीक है, लेकिन अब क्या प्लाज्मा थेरेपी को अब सही नहीं माना जा रहा? उनको कह रहे हैं कि इससे उतना प्रभावी नहीं है। मैं ये भी मानता हूँ, ये इवॉल्विंग साइंस है, इवॉल्विंग सिचुएशन है, रिसर्च चलता जाता है, कुछ चीज रिकमेंडेशन में आती है, क्योंकि इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कहते हैं, EUA, कि इतना अभी हमारे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन इतनी मारामारी चल रही है, इतना पैंडेमिक बढ़ा हुआ है, इसको कोशिश कर लेते हैं, क्या पता किसी लोगों की इसमें मदद हो जाए। लेकिन ये एविडेंस बेस्ड होता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी WHO ने अपनी रिसर्च ट्रायल में शुरू की थी, और उसके बाद फिर उन्होंने डिनाई कर दिया था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मत लीजिए। आइवरमेक्टिन, WHO बार-बार कह रही है आइवरमेक्टिन मत लीजिए, खाली क्लिनिकल ट्रायल में यूज करिए। सौम्या स्वामीनाथन डॉक्टर जो WHO की हेड हैं, बात तो वही आ गई ना राजेश जी कि इतने सारे लोग मर गए, आप लोगों को मार मार करके आप जो है अपना विचार बदलते रहो, अपने स्टेटमेंट चेंज करते रहो, तो आखिर लोगों को प्रयोगशाला बना के रखा है, इसका मतलब WHO ने। मुकेश जी, ये सही बात नहीं है। WHO एक बहुत ही ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन बहुत सारी चीजें तो मतलब चीज बदल रहे हैं ना। जब लोग मर रहे हैं तो उसका बोले नहीं जी इसको आप छोड़ दीजिए, अब मैं नई चीज कह रहा हूँ। तो जो लोग मर गए वो वापस तो नहीं ला सकते ना वो। डॉक्टर संजय जी, क्या आप कहेंगे? क्या WHO जो रिकमेंडेशन आज कर रहा है, कल फिर वापस ले रहा है, क्या कहेंगे आप? मेडिसिन ये एक रिसर्च ओरिएंटेड और एवर चेंजिंग साइंस है, जो बार बार चीजें बदलती रहती है, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। हम नहीं जानते कि जो चीज हम आज कर रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से कल वो क्या होगा। लेकिन देखिए, जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर अपना एक इम्यून सिस्टम है, अपना एक डिफेंस सिस्टम है, और हम उसको बिल्कुल भूल जाते हैं, उसको दरकिनार कर देते हैं, या उसको हम और ज्यादा दबा देते हैं। जो हमेशा की बात है वो ये है कि आप सबसे ज्यादा डिपेंडेंट जो रहिए अपने इम्यून सिस्टम पे रहिए। उचित लाइफस्टाइल का कोई तोड़ नहीं है पूरे विश्व में। बिल्कुल सब चीजें बदलती रहेंगी। बिल्कुल राजेश जी तो बच के निकल गए। अनु जी ने जो कहा, डॉक्टर अनु ने जो कहा था कि अजवाइन का स्मोक लीजिए, आप उससे भाप लीजिए अजवाइन का, उससे काफ़ी फायदा होता है। इन्होंने ट्रीटमेंट भी किया, कुछ लोगों को सामने भी ला सकती हैं। राजेश जी इसका जवाब नहीं दिया, उन्होंने बच के निकल गए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप भी बच के निकलना चाहेंगे या जवाब देंगे? क्या सही में आपको लगता है कि ये कारगर उपाय है? और जो एलोपैथ है, एलोपैथ के बाद आयुर्वेद और जो होम्योपैथ है, होम्योपैथ में भी इसका इलाज संभव हो सकता है, उसे भी आजमाना चाहिए? क्या हमने ये कसम खा ली है कि जिएंगे तो मॉडर्न मेडिसिन के साथ और मरेंगे तो मॉडर्न मेडिसिन के साथ? क्या हमारा ऐसा नाता है मॉडर्न मेडिसिन से? क्या दुनिया में और चिकित्सा पद्धति नहीं है? मैं आपको बता देता हूँ, मेरठ में हमारा जो आनंद अस्पताल है, वहां पे 175 बेड कोविड हॉस्पिटल हम लोग चला रहे हैं, और हमने वहां पर 2 टीम इकट्ठा की हुई है। एक एलोपैथी की टीम तो है ही, एलोपैथिक हॉस्पिटल है,
लेकिन पूरी आयुर्वेद की टीम हमारे हॉस्पिटल में काम कर रही है, जिसमें 5 आयुर्वेद के विशेषज्ञ अंदर ड्यूटी पे हैं और कम से कम 4-5 लोग बाहर से उनको वीडियो कॉल पे गाइड करते हैं। आयुर्वेद की फार्मेसी अंदर है, पंचकर्मा के स्पेशलिस्ट अंदर हैं और हम इस तरह से इंटीग्रेटेड अप्रोच पे चल रहे हैं। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें हर हालत में जान बचानी है। हमने कसम नहीं खाई है कि हम केवल मॉडर्न मेडिसिन से इलाज करेंगे। अनु जी ने जो कहा है अजवाइन के लिए, मैं पूरी तरह सहमत हूं और मैं पता नहीं अपने 100, 200, 400 पेशेंट्स को घरों पे ठीक कर चुका हूं इन्हीं बातों से। आयुर्वेद, स्टीम, गार्गल्स, ऑयलिंग, ये हम इनको क्यों भूल जाते हैं? क्या ये साइंस नहीं है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इन पे भी आजमाना चाहिए। लेकिन जो जिस सवाल से हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत किया था मैंने, कि वैक्सीन कितना कारगर है, क्या 100% सुरक्षित है? वैक्सीन पे मैं वापस, चूंकि हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय आ रहा है, इसलिए वापस मैं उसी सवाल पे जाऊंगा कि वैक्सीन के बारे में आप लोगों के क्या ख्याल, कितना प्रभावी है वैक्सीन, क्या 100% प्रोटेक्शन देती है वैक्सीन? ये जो सवाल हैं कुछ, इसके अलावा एक्सपर्ट का यह दावा क्या गलत है कि गंभीर बीमारी से बचाने में कारगर होता है वैक्सीन? क्या आज की तारीख में हम कोरोना की लड़ाई में निहत्थे हैं? अगर वैक्सीन कारगर नहीं है तो क्या हम सही में निहत्थे हैं? क्या हमारे पास कोई हथियार नहीं है? क्या हम कोरोना के सामने जो है हथियार डाल देंगे? और क्या कोरोना के बदलते स्ट्रेन के कारण वैक्सीन कारगर नहीं हो रहा है? हालांकि हमारे कुछ एक्सपर्ट बता रहे हैं कि हाँ, स्ट्रेन के बदलने के कारण जो है वैक्सीन जो है वो उतना कारगर नहीं हो रहा है। और एक चीज़ कि कल तक जो प्लाज्मा कारगर हो रही थी, प्लाज्मा थेरेपी, आज बेअसर क्यों हो रही है? और सबसे ज़्यादा कि क्या ज़्यादा दवाइयों के इस्तेमाल के कारण भी मरीजों की मौत हो रही है, जैसा कि विवेक जी कह रहे थे? और क्या कोरोना से ज़्यादा लोगों की मौत कोरोना के डर के कारण हो रही है? ये कुछ सवाल है। मैं बारी बारी से चाहूँगा, राजेश जी सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा, आप अपनी राय दें इस पर। सबसे पहले वैक्सीन कारगर है, वैक्सीन लगाने चाहिए। जो वैक्सीन आपको मिल जाए वो अच्छा है आपके लिए, और जल्द से जल्द जितने ज्यादा लोग वैक्सीन लगाएं वो उनके लिए अच्छा है। जी विवेक जी, रही दवाई की बात, ट्रीटमेंट की बात, ये बीमारी 2 स्टेज में है। पहली स्टेज में खाली सिम्टोमेटिक रिलीफ। सर हमारे पास रोकना चाहूंगा मैं आपसे। विवेक जी, मैं आप 10 सेकंड में आपसे चाहूंगा, आप अपनी राय दें वैक्सीन पे। क्या वैक्सीन लेना चाहिए? क्या कारगर है? विवेक जी शायद आवाज नहीं आ पा रही। अनु जी, क्या वैक्सीन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। संजय जी, वैक्सीन लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन वैक्सीन पे डिपेंडेंट बिल्कुल ना होए। बिल्कुल। तो हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं, मुझे लगता है विवेक जी अगर सुन रहे होंगे, शायद आवाज नहीं जा रही है, तो वो भी कहेंगे कि वैक्सीन लेना चाहिए। लेकिन वैक्सीन पे विवेक जी, क्या वैक्सीन लेना चाहिए? मैं आखिरी सवाल, वैक्सीन आपके हिसाब से सही है, लेना चाहिए? देखिए, वैक्सीन जो है हमारी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करती है। जब इम्यूनिटी एक्टिवेट हुई, जब वो फायर किया, उस समय आप उसको इम्यूनिटी को दबाएंगे तो एक तरफ आप आग लगाकर अगर पानी डाल देंगे तो ये सर्वनाश होना ही है। वैक्सीन में कोई बुराई नहीं है, परंतु आप उसको उस ढंग से काम तो करने दें जैसे उससे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर अभिवेक, डॉक्टर राजेश भारद्वाज, डॉक्टर अनु जी और उसके अलावा संजय जैन जी, हम सभी डॉक्टर हमारे साथ जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण बात हमारे साथ साझा की। हमारे दर्शक जो सुन रहे होंगे उनको भी इनसे फायदा हुआ होगा निश्चित तौर पर। लेकिन डॉक्टर के अग्रवाल के मरने के बाद वैक्सीन पर जो सवाल उठ रहे थे, उसमें हमारे पैनल के जितने भी डॉक्टर थे सभी ने कहा कि वजह कुछ और भी हो सकती है, लेकिन वैक्सीन पे विश्वास रखिए, वैक्सीन अच्छा है, वैक्सीन जरूर लीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।